नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे सीएए के अगले चरण में, यानी करंट अफेयर्स एनालिसिस में संसद के सत्र पर बात करेंगे। भारत में संसद लोकतंत्र का आधार है। भारत में संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे तो राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम इनके सत्र पर बात करेंगे। संसद में प्रायः 3 सत्र होते हैं, तो हम इनको तीनों सत्रों को देखेंगे। इनका स्थगन कब होता है, इनका क्या क्या घटनाएं होती हैं संसद में, हम इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय सरकार ने कोरोना महामारी के कारण मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। भारतीय सरकार ने कोविड-19, जैसे आप लोग देख रहे हैं, कोरोना महामारी मार्च में आया था, तो ये बहुत भयंकर रूप से फैलना शुरू हुआ पूरी दुनिया में। तो इस महामारी के कारण जो मामले वृद्धि हो रहे हैं, मतलब जो पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, भारत में इसकी रफ्तार थोड़ा कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद जारी है, मतलब लगातार वृद्धि हो रहा है। और दुनिया में कई देशों में आप देखेंगे दुनिया के, तो आपको दिखेगा कि इनकी रफ्तार और तेज़ हो गई है, कोरोना की रफ्तार और तेज़ हो गई है, मतलब पेशेंट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन भारत में धीरे ही बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है। भारत के संसद में मुख्य तौर पर 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो भारतीय सरकार ने शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। संसद के सत्र, जो तीनों सत्र हैं, इस पर हम बात करेंगे। पार्लियामेंट सीजन्स, संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। जो संसद का सत्र है, यह अनुच्छेद 85 में भारतीय संविधान में, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में रचा गया था, के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का प्रावधान है। तो संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो उनके मंत्रीगण होते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वह संसद के किसी सत्र को बुला सकती है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वह मानसून सत्र हो, चाहे वह शीतकालीन सत्र हो। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से दिया जाता है। वैसे तो सारा काम प्रधानमंत्री खुद नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी काम करें। वो मुख्य कामों को करते हैं, जिससे देश का विकास स्पष्ट रूप से उन्हीं के हाथों में होता है। और बहुत सारे काम उनके नेतृत्व में किए जाते हैं। उनके अंदर जो, जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मंत्री लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो देश के विकास में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, बहुत ही ज़्यादा योग्य आईएएस अधिकारी या सचिव लगे हुए होते हैं। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, यही आगे चलकर सचिव होते हैं। तो इनके साथ बहुत लोग ऐसे लगे होते हैं। तो बहुत सारे कार्यों को देखने के लिए संसद में समिति होती है। तो ये जो संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, एक समिति है, कैबिनेट समिति संसदीय मामलों की, यह देखती है और मतलब यह सरकार के द्वारा संसद का सत्र बुलाती है, और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इस पर मुहर लगाता है। मतलब इसको कौन बुलाता है? बुलाते तो प्रधानमंत्री हैं, मतलब नाम रहेगा प्रधानमंत्री का, लेकिन उसका काम जो करेगी वो आईएएस अधिकारी होते हैं, और जो मंत्री होते हैं, जो योग्य मंत्री होते हैं। इसकी संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति है, यह बुलाती है, और इस पर राष्ट्रपति अपना मुहर लगाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। जो भारत में संसदीय कैलेंडर है, कोई निश्चित नहीं है कि किस महीने में कौन सा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सामान्य तौर पर भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में 3 सत्र भारत में होते हैं संसद में, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कैलेंडर नहीं है कि कौन सा सत्र कब होगा, कौन सा सत्र नहीं होगा। इसका कोई स्पष्ट कैलेंडर नहीं है। तो बात करते हैं तीनों सत्र के बारे में, जो मुख्य तौर पर हुआ करते हैं। जो सबसे लंबा है वो बजट सत्र है। पहला सत्र जो है वो बजट सत्र है। यह जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। यह जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई, मतलब लगभग 3 महीना चलता है ये। सबसे लंबा सत्र कौन सा है? पहला सत्र बजट सत्र है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। जो संसदीय समितियां हैं, ये बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। किसका? जो मंत्री लोग, जो सांसद लोग निर्णय लिए होते हैं जिन चीज़ों पर, उसका उनके आईएएस अधिकारी जो उनके अंडर में काम करते हैं, उनके साथ वो सब अपना विचार दे सकें, अपना निर्णय ले सकें। दूसरा सत्र जो होता है 3 सप्ताह का मानसून सत्र है। दूसरा सत्र कौन सा है? मानसून सत्र। यह 3 सप्ताह का होता है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है
और अगस्त माह में ख़त्म होता है। ये टोटल 21 दिन का होता है। कितने दिन का? 21 दिन का होता है। मानसून सत्र होता है, या जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। जो शीतकालीन सत्र है, जो मतलब तीसरा सत्र है आपका, वो शीतकालीन सत्र है। इसका आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। इसी महीने में किया जाता है और इसी महीने में इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, इसी से बचाव के लिए इसको निरस्त कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। अब बात करते हैं संसद सत्र आहूत करना, मतलब संसद के सत्र को बुलाना। संसद के सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के प्रत्येक सदस्य, जो प्रत्येक सदन को, संसद के प्रत्येक सदन मतलब 2 सदन है, लोकसभा या राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जब सत्र को बुलाता है, आहूत करता है, तो वह प्रत्येक सदन को, दोनों सदन को अलग अलग सम्मन जारी करता है और समय समय पर। परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। क्या है इसमें? मतलब संसद के दोनों सत्र, जैसे आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो मुख्य तौर पर हर चौथे महीने में 4 महीने बाद संसद का सत्र होना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी रुकावट की वजह से, जैसे अभी कोरोना महामारी है, इसकी रुकावट की वजह से, या कभी कभी किसी भी रुकावट की वजह से अगर देरी होती है, तब भी आमतौर पर 4 महीने बाद होना चाहिए। अगर देरी होती है उसके बावजूद 6 महीने, मतलब 6 महीने बाद होना ही चाहिए, मतलब साल भर में 2। वैसे तो हर साल में 4-4 महीने बाद 3 होना चाहिए। अगर 4-4 महीने बाद 3 हो रहा है, लेकिन अगर किसी रुकावट की वजह से साल भर में 6ठे महीना बाद जरूर कर देना चाहिए। मतलब 6 महीना अगर हुआ तो संसद का दूसरा सत्र जरूर होना चाहिए। मतलब एक साल में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए, और मुख्य तौर पर 3 तो होना ही चाहिए। और 2 कब होना चाहिए? जब कोई रुकावट हो, कोई दिक्कत हो, या सरकार की दिक्कत हो, या कोई भी दिक्कत हो, तो 2 होना चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा ज़्यादा 3। और दो के मध्य का अंतराल जो अधिकतम है वो 6 महीना होना चाहिए। मतलब 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल वो 6 माह का होना चाहिए। अब बात करते हैं स्थगन, एडजर्नमेंट की। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठकों को कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्थगन पर। यह आपको नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र के पोर्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन। ये सब लोकसभा के मामले हैं। क्या क्या होता है? संसद की बैठक का स्थगन होता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, मतलब कुछ क्षण के लिए स्थगन हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, कुछ हफ्ते के लिए हो सकता है, कि हम जो स्पीकर महोदय हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी, वो बोल रहे हैं कि 5 दिन बाद संसद फिर से बैठेगा, मतलब 5 दिन के लिए स्थगित हो चुका है। ये है स्थगन है। और एक होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। बताते नहीं, कहते हैं कि बैठक खत्म हो चुकी है और अगली बार बुलाएंगे, लेकिन कुछ बताएंगे नहीं कितने दिन बाद आपको आना है, मतलब सांसद लोगों को कब आना है। तो ये है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। सत्रावसान, मतलब जब सत्र खत्म हो जाता है, सबसे लास्ट में, जैसे जो जनवरी में शुरू होता है बजट सत्र, जनवरी के लास्ट में, और अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआत में ख़त्म हो जाता है, तो ये सत्रावसान है। और विघटन कब होता है? जब संसद का, जब राष्ट्रपति विघटित कर देता है, जब संसद ही विघटित कर देता है, जब सरकार ही गिर जाती है, तो ये विघटन होता है। ये सब लोकसभा के मामले में है। इसको आप विस्तृत रूप से नागरिक शास्त्र के संसद पोर्टल में, संसद के पार्ट में आप पढ़ सकते हैं। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जो स्थगन है, इसे सांसद महोदय, स्पीकर महोदय कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, कुछ घंटे के लिए कर सकते हैं। मतलब आप 2 घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद आइए, 3 हफ्ते बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, ये सब कहते हैं। इसके लिए मतलब इतने देर के लिए सांसद महोदय झल्ला जाते हैं, गुस्सा में रहते हैं और कहते हैं इतने दिन बाद आइए, तो ये होता है स्थगन। और अनिश्चित काल के लिए झल्ला जाते हैं, कहते हैं हम जब अगली बार का आप तब आए हो, ठीक है। और सत्रावसान, जब सत्र खत्म हो जाता है, मतलब 3 सप्ताह वाला मानसून सत्र है जो 3 सप्ताह बाद खत्म हो जाएगा, तो उसे सत्रावसान कहेंगे। जो लास्ट वाला रहेगा उसे सत्रावसान कहेंगे। और विघटन, जब सरकारें गिरे लागत तो विघटन हो जाते हैं। अब आते हैं सत्रावसान पर। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। जैसे मैंने बताया नहीं आपको, 3 हफ्ते बाद, जैसे मानसून सत्र 3 हफ्ते बाद खत्म होता है, तो जो सबसे लास्ट इसका होता है, लास्ट डे, उसे सत्रावसान होता है। सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक, मतलब स्थगन में होता है कि जो स्पीकर होते हैं वो कहते हैं कि इतने दिन बाद बैठक होगा, दोबारा होगा, कुछ दिन रुक जाइए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, इतने दिन रुक जाइए, उसके बाद बैठक होगा। लेकिन जब सत्रावसान होता है तो सत्र ही खत्म हो जाता है, इसके बाद अगला सत्र ही होता है
चाहे 3 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, लेकिन 6 महीने के अंदर करना पड़ता है। सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो सत्र की जो समाप्ति है इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, मतलब कंप्लीट हुआ सत्र। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटन लोकसभा के मामले, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। जैसे विघटन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को विघटन मतलब सरकार गिर जाती है, तो जो विघटन है सिर्फ लोकसभा का मामला है। और बाकी सत्रावसान का जो आशय है, इसका आशय है कि सत्र का समाप्त होना है, मतलब सरकार का गिरना नहीं है। इसका आशय है कि सत्र का समाप्त हो गया है, बजट सत्र समाप्त हो गया है, मानसून सत्र समाप्त हो गया है, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। अब आप एक जो समाप्त होगा उसके अगले कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कम से कम 6 महीने तक, मतलब 6 महीने ज़्यादा तक दूसरा सत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं कोरम। कोरम का अर्थ क्या होता है? गढ़पूर्ति। अब मतलब अब सांसद महोदय जो जा रहे हैं संसद में, स्पीकर बुलाए भैया, प्रधानमंत्री बुलाए, मतलब कालीन भैया बुलाए, और उसके बाद कितना लोग जाएं कि मुन्ना भैया खुश रहें, ठीक है। तो कोरम या गढ़पूर सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, मतलब कितने लोग उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो कहीं कहीं लगता है 90% उपस्थिति अनिवार्य है, तो यहाँ पर देखते हैं कितने परसेंट या कितनी कोरम या गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए। तो कोरम या गढ़पूर सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, मतलब कम से कम इतना सदस्य रहेंगे तभी कोई काम होगा, जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। मतलब एक सदन में, चाहे लोकसभा हुआ उसका राज्यसभा हुआ, अगर जितने भी सदस्य हैं, अगर 540 सदस्य हैं अगर, तो उसके बाद जितने सदस्य हैं उनका 10%, मतलब अगर 540 हैं तो 54, कम से कम 54 सांसद लोकसभा में होना जरूरी है, ठीक है। अगर राज्यसभा में 250 हैं तो 25 राज्यसभा सदस्य होना जरूरी है, तभी आगे काम होना है। यही बताया, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, तो राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया 540 सदस्य हैं तो 54-55, वही 54-55 सदस्य होना जरूरी है, उसका 10%। और राज्यसभा में 250 हैं तो मतलब 25 सदस्य होना चाहिए, तभी कोई काम होगा, किसी बजट पर सुनवाई होगी, किसी कानून पर सुनवाई होगी। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।